हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद सहानी में। हमारी सीरीज चल रही थी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुछ दिनों से यानी कि 2-3 दिनों से हम जो कंटिन्यू जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज से रिलेटेड हम क्लास नहीं बना पा रहे थे क्योंकि कुछ टेक्निकल खामियां हो गई थी जिस कारण से हम नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आपको हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी उत्तराखंड में स्टेट व केंद्र लेवल की जितनी भी भर्तियां आती हैं उन सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक हो गया? तो आप इस वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद के जो विधायी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा ताकि जिसके पास संसाधनों की कमी है वह इसे आसानी से पढ़ सकें, उनको आसानी से वो चीज़ें प्राप्त हो जाए जिससे वह भी आगे बढ़ सकें। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय संसद के बारे में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक हो गया? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप जो स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ को आसानी से समझ सकेंगे। तो हम बात करते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया। ठीक हो गया? यहाँ पे सांसद हो रहा है, संसद होगा ये। ठीक हो गया? ये संसद होगा। तो संसद में विधायी जो प्रक्रिया होती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जितने भी जो विधेयक होते हैं वह किस प्रकार से संसद में पेश किए जाते हैं इस बारे में हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विधायी प्रक्रिया है वह संसद के दोनों सदनों मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक हो गया? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही यह प्रक्रिया क्या होती है, चालू होती है। यानी कि दोनों ही सदनों में यह प्रक्रिया समान रूप से संपन्न होती है। ठीक हो गया? तो प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। यानी कि जैसे लोकसभा में जो विधेयक कोई आएगा, जिस प्रकार से लोकसभा में हर एक चरण के साथ क्या होता है वह पारित होता है या उसको क्या होता है हर एक चरण के साथ गुजरना होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा में भी उसको प्रत्येक चरण के साथ क्या होता है गुजरना होता है। तो दोनों ही सदनों में क्या होता है यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। यानी कि यह प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं कि विधेयकों के बारे में। अब हम पहले समझ जाते हैं कि जो विधेयक होते हैं वह होते हैं हमारे कितने, 4 प्रकार के। ठीक हो गया? 4 प्रकार के होते हैं। तो अब 4 प्रकार के तो हम देखेंगे। तो इसमें से मुख्य रूप से पहले तो हमें देखने को जो मिलता है, मुख्य रूप से जो विधेयक होते हैं वह 2 प्रकार के पेश किए जाते हैं। ठीक हो गया? यानी कि 2 प्रकार से संसद में पेश किए जाते हैं। एक तो होता है सरकारी। ठीक हो गया? एक कैसा होता है सरकारी, एक होता है सरकारी विधेयक, यहाँ पर होगा सरकारी होगा। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक हो गया? एक होता है कैसा, गैर सरकारी विधेयक। एक तो हो जाएगा सरकारी विधेयक और एक हो जाएगा गैर सरकारी विधेयक। अब इनको हम समझते हैं कि सरकारी क्या होता है, गैर सरकारी क्या होता है। तो जो सरकारी विधेयक होता है ना, सरकारी विधेयक में क्या होगा कि इसमें जो विधेयक जो पेश करेगा संसद में वह कौन करेगा, सरकार का कोई ना कोई मंत्री इसे लेकर के आएगा। यानी कि जो भी सत्ताधारी पार्टी होगी उस पार्टी का जो मंत्री होगा, न कि सदस्य। ठीक हो गया? उस पार्टी का कोई भी मंत्री इसको लेकर के आएगा, वह विधेयक कैसा होगा, सरकारी विधेयक होगा। ठीक हो गया? और उसके ठीक उल्टा क्या होगा, गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो मंत्रियों के अलावा संसद के कोई भी अन्य सदस्य, ठीक हो गया, यानी कि मंत्री न ला करके इसको कौन लेकर के आएगा, संसद का कोई भी अन्य मंत्री इसको लेकर के आएगा, खास करके कौन, विपक्षी पार्टी का जो सदस्य रहेगा। ठीक हो गया? यानी कि पक्ष के पार्टी जो पक्ष में है वह भी जो सदस्य होते हैं वह भी इसको लेकर के आ सकते हैं और जो विपक्ष में होते हैं वह भी इसको लेकर के आ सकते हैं। मतलब संसद में कोई भी सदस्य जो होगा वह इसको गैर सरकारी विधेयक को लेकर के आ सकता है, परंतु जो सरकारी जो विधेयक होगा वह सिर्फ और सिर्फ कौन लेकर के आता है, वह मंत्री ही लेकर के आता है। ठीक हो गया? तो संसद में 2 प्रकार से क्या होते हैं, विधेयक पास होते हैं। यानी कि 2 प्रकार से विधेयक लाए जाते हैं। ठीक हो गया? कौन कौन से, सरकारी और गैर सरकारी। यह आप समझ चुके होंगे कि संसद में 2 प्रकार से क्या होते हैं, विधेयक लाए जाते हैं।
ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि संसद में जो विधेयक आते हैं उनके जो प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक हो गया। उससे पहले हम यह देख लेते हैं जो सरकारी विधेयक होता है और जो गैर सरकारी विधेयक होता है इनमें फ़र्क क्या होता है। तो जो सरकारी जो विधेयक होगा वह क्या होगा कि संसद में मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाएगा, यह मैंने आपको बता दिया। और जो गैर सरकारी विधेयक होगा यह मंत्रियों के अलावा अन्य किसके द्वारा, किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। दूसरी बात इसकी क्या रहती है सरकारी विधेयक की कि यह सरकार की नीतियों को क्या करता है, सदन में प्रदर्शित करता है। ठीक हो गया। यानी कि कोई भी नीति होगी वह सरकारी विधेयक जो लेकर के आएगा वह मंत्री क्या करेगा, सरकार की जो नीतियां होंगी उनको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। परंतु जो गैर सरकारी जो विधेयक होता है वह सार्वजनिक मामलों पर क्या करेगा, प्रकाश डालेगा और जो विपक्षी दल के मंतव्य को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। कौन, गैर सरकारी विधेयक। उसके बाद आता है कि जो सरकारी विधेयक होता है वह संसद द्वारा क्या किया जाता है, इसको मतलब पूरी की पूरी उम्मीद रहती है कि संसद के द्वारा यह पास हो जाएगा। कौन, सरकारी विधेयक। परंतु गैर सरकारी विधेयक जो होता है इसको पास होने की उम्मीद बहुत ही कम हो जाती है। मतलब कि मान लीजिए कि 1% इसको पास होने की उम्मीद रहती है। ठीक हो गया। परंतु जो सरकारी विधेयक होता है वह 100% पास हो ही जाता है। अगर जो सरकारी विधेयक होता है वह अगर सदन में पास नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को अपना इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। परंतु गैर सरकारी विधेयक में ऐसा नहीं है, पास नहीं होने पर सरकार को किसी भी प्रकार की इसमें हानि नहीं होने वाली है। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये रहती है कि जो सरकारी विधेयक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो सरकारी विधेयक होता है, अगर कोई मंत्री अगर सरकारी विधेयक को पेश करेगा तो उसके लिए उसे 7 दिन का क्या देना होता है, नोटिस देना होता है सदन में। 7 दिन पहले नोटिस देना होता है सदन में सरकारी विधेयक लाने से पूर्व किसी भी मंत्री के द्वारा। परंतु जो गैर सरकारी विधेयक होता है जो कोई भी सदस्य लेकर के आता है उसके लिए किसी भी सदस्य को 1 महीने पहले, कितने टाइम, 1 महीने पहले क्या करना होता है, सदन में नोटिस देना होता है। यानी कि किसी भी सदन में, जिस भी सदन में यह विधेयक लेकर के आया जाएगा उस सदन में गैर सरकारी जो विधेयक होता है उसके लिए जो सदस्य होगा जो इसको लेकर के आएगा वह क्या करेगा, संसद के किसी भी सदन में, जिस सदन में वो लेकर के आएगा वहाँ पर 1 महीने पहले क्या करेगा, नोटिस देगा। परंतु सरकारी विधेयक के लिए 7 दिन पहले वह नोटिस देगा, तभी यह लाया जा सकता है। ठीक हो गया। तो जो विधेयक होता है वह सदन में 2 प्रकार से पेश किया जाता है, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। यह आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि विधेयक जो होते हैं वह कितने प्रकार से पेश किया जाते हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक जो होते हैं वह हमें देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से कितने, 4 प्रकार के। ठीक हो गया। 4 प्रकार के विधेयक हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है साधारण विधेयक। ठीक हो गया। उसके बाद आता है धन विधेयक, उसके बाद आता है वित्त विधेयक, उसके बाद आता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक हो गया। तो इस बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे, मतलब स्टेप टू स्टेप चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। ठीक हो गया। तो जो विधेयक है, ठीक हो गया, जो संसद के विधेयक की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का जो वर्णन है वह किसमें, अनुच्छेद 107 में इसका वर्णन किया गया है। यानी कि संसद में विधायी जो प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 107 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। जो साधारण विधेयक जो होता है वह किसी भी मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, यानी कि इसको हम सरकारी विधेयक भी कह सकते हैं। इसके लिए उसको क्या करना होता है, 7 दिन पहले क्या देना होता है, नोटिस देना होता है। यह मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया। तो अब हम बात कर रहे थे क्या, साधारण विधेयक की। तो साधारण विधेयक जब लाया जाता है सबसे पहले क्या होता है, यह
प्रथम चरण में पेश किया जाता है, यानी कि जिसको हम क्या कह देते हैं, पाठन भी कहते हैं, यानी कि प्रथम पाठन भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक हो गया, या प्रथम चरण भी इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले जब प्रथम चरण में विधेयक लाया जाता है संसद में, तो वह किसके द्वारा लाया जाता है, यानी कि दो प्रकार से होता है, यानी कि गैर सरकारी और सरकारी, दो प्रकार से होता है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले जब लाया जाएगा वह प्रथम पाठन यानी कि प्रथम चरण में लाया जाएगा। इस चरण में क्या होता है कि विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक हो गया, यानी कि किसी भी सदन में, जिस सदन में वह लाया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, इन दोनों में से किसी भी सदन में जिसमें भी लाया जाएगा, सबसे पहले प्रथम चरण में यानी कि प्रथम पाठन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बात आती है, जब यह प्रस्तुत हो जाता है, प्रस्तुत होने के बाद उसको द्वितीय चरण यानी द्वितीय पाठन के साथ गुजरना होता है। ठीक हो गया, तो द्वितीय चरण में क्या होता है कि विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जाती है, यानी कि विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा होती है, और जितने या संशोधन अगर इसमें कुछ करने हैं तो इसमें संशोधन भी किए जाते हैं। और इस चरण में विधेयक को समितियों के पास भी क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक हो गया, यानी कि जो संसद की समितियां बनाई होती है, उन समितियों के पास भी इस विधेयक को द्वितीय चरण में ही क्या किया जाता है, भेजा जाता है। अगर इसमें कुछ संशोधन करने हो तो संशोधन भी इसी चरण में किए जाते हैं। मतलब कहा जाए तो प्रथम चरण में जब इसको पेश किया जाता था, तो उसके बाद द्वितीय चरण में इस पर डीपली चर्चा की जाती है। अब उसके बाद आता है तृतीय चरण, यानी कि तृतीय पाठन। तृतीय चरण में क्या होता है कि इसमें विधेयक को संसद की स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए रखा जाता है। ठीक हो गया, यानी कि जब तृतीय चरण में, जब द्वितीय चरण में चर्चा हो जाती है, उसके बाद संसद में इसको स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए रखा जाता है, यानी कि इसको अपनाया जाए, यानी कि इसमें हाँ की जाए या ना की जाए। जब तृतीय चरण में उसको स्वीकृति के लिए रखा जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि जब यह विधेयक में जितने भी संशोधन करने हैं, जितने भी क्या कहते हैं इसमें नई चीज़ें जोड़ी हैं नी है या कुछ चीज़ें इसमें हटानी है, उसको करने के उपरांत जब इसमें डीप चर्चा हो जाती है और विधेयक को संसद में स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए जब रखा जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, दूसरे सदन में। ठीक हो गया, यानी कि जिस भी सदन में आया था, चाहे वह लोकसभा में आया हो या राज्यसभा में आया हो, उसके बाद जब प्रथम सदन में वह क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, पास हो जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप के लिए दूसरे सदन में उसको भेजा जाता है। अब जब दूसरे सदन में उसको भेजा जाता है, तो दूसरे सदन के पास इसके लिए कुछ शक्तियां रहती हैं। ठीक हो गया, पहले नंबर में जो होता है कि पहले नंबर में यह होता है कि विधेयक को उसी रूप में स्वीकार किया जाए। मतलब जिस रूप में विधेयक पहले सदन से आया है, दूसरे सदन में भी उसी रूप में उसको क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। या तो उसमें क्या किया जाए, या तो उसमें कुछ संशोधन किया जाए। ठीक हो गया, मतलब कुछ उसमें संशोधन किया जाए, और या अस्वीकार किया जाए। ठीक हो गया, मतलब इसको अस्वीकार किया जाए, यानी कि माना ही नहीं जाए। ठीक हो गया, द्वितीय सदन के द्वारा, या इसके लिए कुछ किसी प्रकार की कार्यवाही ना करना। ठीक हो गया, मतलब जैसे किसी सदन में पास हुआ, एक सदन में पास हुआ और वह दूसरे सदन में चले गया। अब दूसरे सदन में जब चले गया, तो दूसरे सदन में क्या होगा, उसके पास शक्तियां रहती हैं, या तो क्या करेगा, वह उसी रूप में उसको पेश कर देगा, या उसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे, या उसमें चर्चा ही नहीं करेगा। अगर इसमें चर्चा ही जब नहीं की जाती है, तब क्या होता है कि इसमें 6 महीने का क्या होता है, समय देखा जाता है। अब 6 महीने तक इसमें कुछ दूसरे सदन के द्वारा कोई चर्चा नहीं की जा रही है। ठीक हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक कराने का अधिकार होता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो क्या करता है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त क्या करता है, बैठक कराता है। ठीक हो गया, और संयुक्त बैठक मैंने आप लोगों को पढ़ा भी लिया है। ठीक हो गया, अगर नहीं पढ़ा है, देखा आप लोगों ने, तो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कराता है, उसके बाद जो यह विधेयक है इस पे चर्चा की जाती है। जब संयुक्त बैठक होती है, उस टाइम पे जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक हो गया, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वह क्या करता है, इस संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ठीक हो गया,
इतना आप समझ चुके होंगे। और उसके बाद जब यह संयुक्त बैठक जब हो जाने के बाद जब यह विधेयक पास हो जाता है, यहाँ पर से पारित हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको दोनों सदनों में जब पास माना जाता है, उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है? भारत के राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है। ठीक हो गया, यानी कि कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है? यहाँ पर शक्तियाँ रहती हैं। या तो राष्ट्रपति क्या करे, उसको वापस लौटाए कुछ चर्चा के लिए, ठीक हो गया, यानी कि उसमें कुछ संशोधन करने के लिए वापस लौटाए, या राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दे, यानी कि उसको पास कर दे, या उस पर क्या है कि राष्ट्रपति अपने पास ही उसको मतलब सुरक्षित रख दे। ठीक हो गया, यह तीन उसके पास, किसके पास? राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ रहती हैं। अब जब क्या होता है, जब राष्ट्रपति उसको वापस लौटा देता है, जब राष्ट्रपति क्या करता है, किसी विधेयक को सदन में वापस लौटा देता है, अगर सदन से उसमें बिना किसी भी संशोधन के वापस जब उसको राष्ट्रपति के पास वैसा भेजा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह इसमें बाध्य हो जाता है साइन करने से, यानी कि उसको न चाहते हुए भी इसको फिर स्वीकार करना ही होता है। ठीक हो गया, जब क्या होता है कि जो दोबारा से उसे भेजा जाता है संसद के द्वारा, वैसा ही यूं का त्यों जब राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति को उसको मानना क्या होता है? अनिवार्य हो जाता है। ठीक हो गया, आप सब लोग समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि दूसरा जो विधेयक, पहला विधेयक हमने देख लिया साधारण विधेयक। ठीक हो गया, साधारण विधेयक में किस किस के बाद क्या क्या शक्तियां हैं यह हमने देख ली है। अब उसके बाद बात करते हैं हम धन विधेयक के बारे में। ठीक हो गया, तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के मामले में विशेष प्रक्रियाएं दी हुई है। ठीक हो गया, तो किसमें? धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रियाएं दी हुई हैं 109 में। अब क्या क्या यह प्रक्रियाएं हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई भी धन विधेयक लाया जाता है, ठीक हो गया, सबसे पहले जब कोई भी धन विधेयक लेकर के आया जाता है, उससे पूर्व उसको राष्ट्रपति का अनुमोदन होना अनिवार्य, यानी कि राष्ट्रपति से उसकी स्वीकृति लेनी होती है। ठीक हो गया, और जब राष्ट्रपति से इसके लिए स्वीकृति हो जाता है धन विधेयक के लिए, उसके बाद सबसे पहले उसको लोकसभा में मतलब पेश करना होता है। ठीक हो गया, सबसे पहले कहाँ लेके आया जाता है धन विधेयक? लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। ठीक हो गया, धन विधेयक सबसे पहले आएगा लोकसभा में, और लोकसभा का अध्यक्ष ही, किसका? लोकसभा का अध्यक्ष ही यह डिसीजन करता है कि क्या यह धन विधेयक है या नहीं। ठीक हो गया, धन विधेयक के मामले में धन विधेयक है या नहीं, यह डिसीजन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, और सबसे पहले जो धन विधेयक होता है वह लोकसभा में ही पास होता है। ठीक हो गया, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश लेनी अनिवार्य होती है। किसके लिए? धन विधेयक के लिए। जब धन विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद उसको राज्यसभा के समक्ष भेजा जाता है, यानी कि राज्यसभा के पास भेजा जाता है, राज्यसभा में रखा जाता है, और इसमें राज्यसभा के पास कोई भी शक्तियां नहीं रहती हैं, मतलब सीमित शक्तियां रहती है। वह धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है, यानी कि न तो उसको अस्वीकार कर सकता है, और न ही उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकता है। ठीक हो गया, धन विधेयक के मामले में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही क्या रहती है? शक्ति रहती है। राज्यसभा को इसमें किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक हो गया, वह इसमें किसी भी प्रकार का ना तो संशोधन कर सकता है और ना ही किसी भी प्रकार से उसमें मतलब उसे अस्वीकार कर सकता है, केवल उसे सिफारिश कर सकता है। ठीक हो गया, यानी कि इसमें सिर्फ लोकसभा से क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। और अगर कोई विधेयक धन विधेयक है और उसको लोकसभा के द्वारा राज्यसभा में भेजा गया है, अगर राज्यसभा 14 दिन तक उसमें किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेती है, तो उसके बाद 14वें दिन के बाद उस विधेयक को दोनों सदन में पास माना जाता है। ठीक हो गया, अगर 14 दिन तक राज्यसभा इसमें किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं देती है तो उसको क्या किया जाता है? फिर पास मान लिया जाता है। ठीक हो गया, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी उसमें अगर
राज्यसभा नहीं मान रही है या कुछ भी, उसको किसी भी प्रकार की शक्तियां इसमें रहती ही नहीं है, वह स्वतः ही क्या हो जाता है, पास मान लिया जाता है, उसके पास उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति उसमें क्या कर देता है, सिग्नेचर कर देता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है, राष्ट्रपति से ही इसकी सिफारिश की जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति को इसमें सिर्फ क्या रहती हैं, 2 ही शक्तियाँ रहती हैं। कितनी शक्तियाँ रहती हैं, 2 शक्तियाँ रहती है। नंबर 1, या तो वो क्या करेगा, हाँ करेगा, या तो ना करेगा। ठीक हो गया। ना बहुत कम चांस में करता है, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले सिफारिश तो राष्ट्रपति ने ही दी होती है, तो उसमें राष्ट्रपति क्या कर देता है, हाँ ही कर देता है। ठीक हो गया। तो यह समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में, यानी कि इसमें हमने क्या देखा, धन विधेयक के विशेष प्रक्रियाएं देखी, यानी कि धन विधेयक को लाने की जो विशेष प्रक्रिया हैं उनके बारे में हमने इसमें देखा। अब हम देखेंगे कि धन विधेयक जो है वह हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद में है। तो जो धन विधेयक है वह हमारे संविधान के 110वें धन विधेयक का वर्णन किया गया है। ठीक हो गया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में कहा गया है। अब कोई भी विधेयक धन विधेयक कहलाएगा, यह कैसे पता चलेगा। ठीक हो गया। यानी कि कोई भी विधेयक है लेकर के आ जाएंगे, अब वो धन विधेयक ही है, यह कैसे हमें पता चलेगा। तो उसके लिए इन चीज़ों का होना अनिवार्य है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक कहलाएगा जब क्या कैसा होगा वो विधेयक, किसी कर को लगाना या हटाना या उसमें संशोधन करना होगा। कोई भी कर मतलब जैसे राजस्व से संबंधित हो गया या किसी भी अन्य जो सीमा शुल्क हो गए। ठीक हो गया। ऐसे कोई भी कर, उत्पादन कर हो गए, सीमा शुल्क हो गया, आयकर हो गया, ठीक हो गया, संपदा शुल्क होगा, ऐसे कोई भी जो कर होंगे, जो टैक्स होंगे, ठीक हो गया, जो क्या होंगे, टैक्स होंगे, इन टैक्सों को क्या होगा, इसमें संशोधन, हटाना या इसको लगाने की जो प्रक्रिया होगी, वह सारे के सारे विधेयक जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जो होता है केंद्र सरकार द्वारा उधार लिया गया धन का विनिमयन। ठीक हो गया। यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ऋण लिया गया है, जो कर्ज लिया गया है, उस उधार लिए गए धन का जो विनिमयन करना होगा, ऐसा विधेयक अगर आएगा वह भी कैसा विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। और भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि जो है वो भारत की अनुच्छेद, इसमें किसका वर्णन है, 166 में संचित निधि का वर्णन किया गया है। ठीक हो गया। भारत की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। ठीक हो गया। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। और भारत की जो आकस्मिक निधि है इसका जो वर्णन किया गया है 267 में किया गया है। तो भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि जो होगी, इसमें धन या तो जमा करना या निकालना। ठीक हो गया। जो आकस्मिक निधि होती है इसमें धन क्या किया जाता है, जमा किया जाता है और निकाला भी जाता है, और संचित निधि से भी धन निकाला और जमा किया जाता है। तो ऐसी जो कोई भी ऐसा जो विधेयक होगा, वह विधेयक भी क्या होगा, वह विधेयक भी धन विधेयक की कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद संचित निधि से धन का विनियोग। ठीक हो गया। यानी कि जो संचित निधि है, संचित निधि का वर्णन 266 में किया गया है। इसमें से धन का अगर विनियोग करना हो तो ऐसी परिस्थिति में भी जो विधेयक लेकर के आया जाएगा वह विधेयक होगा धन विधेयक। उसके बाद है संचित निधि पर भारित व्यय घोषणा या इसमें वृद्धि। ठीक हो गया। यानी कि जो संचित निधि में भारित जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, जिससे हमारा क्या कहते हैं, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, ठीक हो गया, इनका जो भी संवैधानिक पद हैं, इनकी जो सैलरी होती है, ठीक हो गया, इनका जो वेतन भत्ता होता है, वह इसी संचित निधि, इसी भारित व्यय पर ही क्या होता है, आधारित होता है। तो ऐसा विधेयक भी किस के अंतर्गत आता है, ऐसा विधेयक भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है संचित निधि लोक लेखा निधि से धन निकालने वह धन की प्राप्ति से संबंधित विधेयक। ठीक हो गया। तो जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा निधि है, इससे और संचित निधि से जो भी पैसा निकाला जाता है उसके लिए भी कैसा विधेयक लेकर के आया जाएगा, धन विधेयक लेकर के आया जाता है। तो इन परिस्थितियों में कोई भी विधेयक क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। अगर इन परिस्थितियों में किसी पर भी क्या है, कोई प्रस्ताव यानी कि कोई विधेयक लेकर के आया जाता है तो उसको जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, उस विधेयक को धन विधेयक घोषित किया जाता है। यह अधिकार सिर्फ किसको होता है, लोकसभा अध्यक्ष को होता है, क्योंकि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है।
अब हम उसके बाद बात करते हैं वित्त विधेयक की, ठीक हो गया। अब वित्त विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो जो सब जितने भी धन विधेयक होंगे, ठीक हो गया, यानी कि नोट में भी हमने इसमें लिखा है कि जितने भी धन विधेयक होते हैं वह सारे के सारे क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, ठीक हो गया। परंतु वित्त विधेयक कभी भी धन विधेयक नहीं हो सकता है, ठीक हो गया। ठीक इसका उल्टा है कि वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, परंतु धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तो धन विधेयक किसके अंतर्गत आता है, 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है, ठीक हो गया। तो इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2, ठीक हो गया। वित्त विधेयक दो प्रकार से लाए जाते हैं, ठीक हो गया। दो प्रकार से लाए जाते हैं। तो जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117 में किया गया है। 117 के 1 और 117 के 3 में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया हुआ है। और दो प्रकार से, यानी कि दो रूपों के आधार पर यह धन विधेयक के समान होता है। सबसे पहले क्या कि यह लोकसभा में पेश किया जाता है, जैसे धन विधेयक पेश किया जाता है। दूसरा यह कि इसके लिए भी राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी अनिवार्य होती है, ठीक हो गया। यानी कि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही कोई भी वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा यह क्या होता है कि उसके अलावा यह साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है। जैसे साधारण विधेयक मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया है, उसी प्रकार से अन्य मामलों में भी यह क्या होता है कि साधारण विधेयक की तरह ही होता है, ठीक हो गया। और जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक पर क्या रहता है कि राज्यसभा को इसको अस्वीकार करने की शक्ति रहती है, ठीक हो गया। परंतु क्या होता है कि अगर राज्यसभा नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संयुक्त बैठक इसके लिए की जा सकती है, जो मैंने बता दिया है। और उसके अलावा क्या रहता है कि इसमें संशोधन करने के लिए, यानी कि इसमें कुछ चेंज करने के लिए भी जो राज्यसभा होती है वह इसको लोकसभा में भेज सकती है, यानी कि राज्यसभा को इसमें यह शक्ति रहती है। और इसके अलावा वित्त विधेयक 2 का वर्णन है 117 के 3 में। तो यह विधेयक क्या होता है कि आर्टिकल 110, ठीक हो गया, आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक है। इसके अलावा ऐसे मामले, ठीक हो गया, जो मामले इसमें नहीं आए हुए, किसमें, 110 में। 110 में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या मामले हैं, ठीक हो गया। तो अगर प्रत्येक में यही चीज़ बताते रहो तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ऐसे मामले होते हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंधित हों, ठीक हो गया। यानी कि भारत के संचित निधि पर भारित जो व्यय होता है वह तो किस में होता है, धन विधेयक में होता है, ठीक हो गया। उसके अलावा भी जो भारित व्यय होते हैं वह किसके अंतर्गत आ जाते हैं, फिर 117 के 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसे एक साधारण विधेयक की तरह ही पेश किया जाता है। मतलब जैसे एक साधारण विधेयक होता है, और साधारण विधेयक में क्या होता है कि राज्यसभा को भी उसमें शक्ति रहती है अस्वीकार करने की, ठीक हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अन्य मामलों में क्या होता है, यह एक साधारण विधेयक की तरह ही होता है। इसी एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें सदन पर पास करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है, ठीक हो गया। मतलब कि इसको अगर लाना है किसको, वित्त विधेयक को भी अगर लाना है तो सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। अगर वित्त विधेयक के मामले में भी कभी कभार क्या हो जाता है कि विवाद हो जाता है, यानी कि दूसरा सदन मानने को तैयार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की जाती है, जिसकी अध्यक्षता मैंने बता दिया लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक हो गया। तो ये देख लिया हमने वित्त विधेयक भी, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें संविधान संशोधन विधेयक, ठीक हो गया, उसको हम प्रॉपर संविधान संशोधन वाले टॉपिक जब आएगा उसके साथ पढ़ लेंगे तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी हम मुख्य रूप से साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को भी ही समझेंगे, ठीक हो गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।